इसके नुकसान ये हैं कि इसमें आर्या पार होता है। आर्या पार का मतलब अगर सही आंसर दिया आपने तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आपने उस आंसर गलत दिया तो आपको 0 मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे पहले जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे उसमें क्या होता था, अगर आपको प्रॉपर आंसर नहीं भी आ रहा है ना तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते थे, तो 0 नहीं मिलता था, कुछ ना कुछ तो मिल जाता था। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपके टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। हर कोई चाहता है कि उसके एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स आएँ, है ना, 90+ परसेंटेज आएँ। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि क्या मैं लास्ट के 30 डेज में पढ़कर 90+ परसेंटेज स्कोर कर सकता हूँ। मतलब ये जो टॉपिक है, आज का जो डिस्कशन हम जिस टॉपिक पे कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ स्टडीज़ में करा नहीं है। नाउ दे आर प्लानिंग कि भाई अब मेरे पास 1 महीना बचा हुआ है तो मुझको क्या करना चाहिए सो दैट मैं बहुत अच्छे परसेंटेज स्कोर कर पाऊँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यस इट इज़ पॉसिबल। ओके, आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप लास्ट 30 डेज में भी अगर पढ़ाई करते हैं प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने शब्द बोले हैं, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली कुछ भी एक दिन बैठ के आपने 8-10 घंटे पढ़ाई कर दी, फिर अगले दिन आपने 2 घंटे ही पढ़ाई करी। नहीं, आपको एक कंसिस्टेंट स्टडीज़ के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आप अगर 30 डेज उस प्लान को फॉलो करते हैं तो फिर आप डेफिनेटली 90+ स्कोर कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है टर्म 1 एग्ज़ाम जो है, आपको मालूम है MCQ बेस्ड है। MCQ के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। अगर हम फ़ायदे की बात करें, फ़ायदे का ये है कि भाई 4 ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन पता है कि सही है, ठीक है। तो कई बार हमारे तुक्के भी वहाँ पे सेट हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो कुछ है नहीं, तो कई बार हम तुक्के भी लगाते हैं तो वो वहाँ पर सही आंसर दे जाते हैं, तो आपके मार्क्स जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके नुकसान ये हैं कि इसमें आर्या पार होता है। आर्या पार का मतलब अगर सही आंसर दिया आपने तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आपने उस आंसर गलत दिया तो आपको 0 मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे पहले जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे उसमें क्या होता था, अगर आपको प्रॉपर आंसर नहीं भी आ रहा है ना तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते थे, तो 0 नहीं मिलता था, कुछ ना कुछ तो मिल जाता था, ठीक है ना। तो फायदे और नुकसान मैंने बता दिया। फायदे का एक और फायदा ये है कि आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने ये आंसर कैसे निकाला, ठीक है ना। सब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में प्रॉपर स्टेप्स दिख रही होती हैं कि आपने ऐसा ऐसा करा तब जाकर आप उस आंसर पर आए हैं। तो ऐसे में दोनों के मैंने बताया MCQ के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। वेल, अब हमारे पास टर्म 1 में MCQ डाल दिए तो हमको उसी पे वर्क करना है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ये 30 डेज में क्या करना है। सबसे पहले तो आपको बैठकर एक दिन ये समझना है कि आपके जो सबसे स्कैरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। हर स्टूडेंट को कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको देखकर उनको डर लगता है, उनके पसीने छूट जाते हैं। तो सबसे पहले आपको उन सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करना है, ठीक है ना। जो आपके सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको पहले उनको कैटेगराइज करना है क्या है। उसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं सब्जेक्ट्स पर वर्क करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं, ऑन एन एवरेज हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। आप 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हैं, ऑन एन एवरेज हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट प्लस माइनस हो सकता है, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। सो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करना है कि हमारे जो सबसे टफ सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, जिन पे हमको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। उसके बाद में जो आपके मोस्ट लव्ड जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अलग रखना है। नाउ आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं सब्जेक्ट्स पे वर्क करना है। और वर्क कैसे करना है कि सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं है, आपने इनके टॉपिक्स या जो इनके चैप्टर्स हैं उनको पढ़ा प्रॉपर, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है। उसके बाद आपको इनकी MCQs की प्रैक्टिस ज़रूर करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में आपको पूरा टाइम टेबल फॉलो करना है, ठीक है ना। नाउ प्रश्न ये आता है कि सर ये टाइम टेबल हम कैसे फॉलो करेंगे, तो इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है कि शुरू से लेके आखिरी तक, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक आपको ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं इनको कैसे रिवाइज करना है, इसको ऑर्गेनाइज मैनर में कैसे पढ़ना है, पूरा टाइम टेबल मैंने वहाँ पे समझा रखा है।
आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए और वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि हाँ, वो जो टाइम टेबल है बहुत ज़्यादा कारगर है, आपको बस उसको फॉलो करने की देरी है। ओके, सो सबसे पहले आपको वो टफ सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करना है, उसके बाद उनके ऊपर ऑर्गेनाइज मैनर में वर्क करना है। जब आप ऐसा करेंगे, हर दिन करना है। और देखिए, आपको मालूम है कि एक सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज हमारे पास 15 से 16 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आपके पास 30 डेज हैं, तो अगर आप 30 डेज में भी वर्क करते हैं हर दिन, तो आप 2 बार उस सब्जेक्ट को पूरा पूरा रिवाइज कर लेंगे। इनफैक्ट अगर आप थोड़े से नंबर ऑफ आवर्स अगर बढ़ा देते हैं तो आप 3 बार भी कर सकते हैं। और अगर आपने किसी सब्जेक्ट को 3 बार रिवाइज कर लिया, तो आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के चैप्टर्स में कहीं भी प्रॉब्लम होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। जो भी डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स आपके पास में मार्केट में, जो भी रिसोर्सेज है, सैम्पल पेपर्स हैं, मैं भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज की यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके अलावा भी आपके पास जो भी जहाँ से भी आपको एमसीक्यूज मिल पा रहे हैं, सभी एमसीक्यूज को आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है, आंसर रट लेना है, ठीक है। क्यों रट लेना है? क्योंकि मैंने क्या कहा, वहाँ कोई पूछने नहीं आ रहा आपसे कि आपने इस एमसीक्यू का आंसर कैसे निकाला। व्हाट मैटर्स इज कि वो आंसर सही है कि नहीं है। सही है तो पूरे नंबर, नहीं है तो 0 मार्क्स। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप 90+% स्कोर कर लेंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।